नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। ये खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु के वेल्लोर में श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे मंदिर परिसर में ध्यान मंडप का उद्घाटन करेंगे और एक वृक्षारोपण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा के पहले दिन भारत इथियोपिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला हुआ। भारत इथियोपिया के बीच कस्टम मामलों में सहयोग, यूएन शांति रक्षा अभियानों संबंधी प्रशिक्षण, इथियोपियाई विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना और G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत ऋण पुनर्गठन को लेकर समझौतों का आदान प्रदान हुआ। पीएम ने पहलगाम आतंकी हमले के समय आतंक के खिलाफ लड़ाई में इथियोपिया द्वारा भारत के साथ एकजुटता जताए जाने को याद किया। इथियोपियाई पीएम ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए भारत के साथ मजबूत दोस्ती का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से सम्मान ग्रहण किया। पीएम ने इसे दोनों देशों की साझेदारी को आकार देने वाले लोगों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया में साइंस म्यूजियम का दौरा किया और इस अवसर पर इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी मोहम्मद अली मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में शानदार अभिनंदन हुआ। नेशनल पैलेस में पीएम का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। पीएम को वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में ओमान पहुंचेंगे। ओमान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खाड़ी देश है जो भारत के पश्चिमी तटों से केवल जल से जुड़ा हुआ है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। लोकसभा में आज विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगे। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण विकास फ्रेमवर्क को स्थापित करना है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को हर वित्त वर्ष में 125 दिन की कानूनी गारंटी मजदूरी नियोजन का प्रावधान। विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर सांसदों को संसद परिसर में आज जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा में न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा विधेयक भी विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगे। इसके अलावा लोकसभा में नियम 377 के तहत लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। कई संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश बढ़ाने के प्रावधान वाला विधेयक लोकसभा से पास हो गया। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 को ध्वनि मत से पारित किया गया। राज्यसभा में विधायी कार्य की बात की जाए तो आज निरसन और संशोधन विधेयक 2025 विचारों पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इस बिल में 71 पुराने अप्रचलित कानूनों को खत्म किए जाने का प्रावधान। उच्च सदन में आज प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों से सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब संबंधित मंत्री देंगे। तो वहीं कई संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसके अलावा राज्यसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुदान मांगों के संबंध में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य देंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर आज जेपीसी की बैठक होगी और इससे पहले भी इस महीने की शुरुआत में जेपीसी की इस मुद्दे पर बैठक हो चुकी है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर विचार विमर्श किया जाएगा। गोवा अग्निकांड मामले में आरोपी लूथरा ब्रदर्स को पुलिस दिल्ली से गोवा लेकर गई है। गोवा पुलिस उन्हें स्थानीय अदालत में पेश कर आगे की रिमांड की मांग करेगी। इससे पहले नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गोवा पुलिस को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने की अनुमति दी थी। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संयुक्त रूप से पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन आज से शुक्रवार तक करेगा, जिससे राजधानी दिल्ली स्वास्थ्य और कल्याण पर वैश्विक संवाद का केंद्र बनेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन संतुलित, समावेशी और सतत स्वास्थ्य प्रणालियों के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर के नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, स्वदेशी ज्ञान धारकों और नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लेकर आएगा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का भारतीय सर्वेक्षण आज नई दिल्ली में भूस्थानिक अभियान विकसित भारत की ओर विषय पर कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यशोभूमि में इसका उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज आयोजित किया जाएगा। अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे करने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने पिछले 2 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में प्रमुख विषयों में 11 दिसंबर को राज्य को नक्सल मुक्त घोषित करना, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक नीति, पर्यटन, संस्कृति, विरासत, कृषि, सहकारिता, पशुपालन और आंतरिक सुरक्षा शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ करेंगे। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन एक युवा नेता है और पूरे देश में युवाओं में जोश है। भाजपा के साथ देश के युवा कंधे से कंधा मिलाकर देश का सपना पूरा करेंगे। बिहार की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम देखने को तब मिला जब नितिन नवीन के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद राज्य सरकार ने प्रमुख विभागों का तुरंत पुनर्वितरण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर यह फेरबदल किया गया ताकि प्रशासनिक कार्यों में किसी तरह की बाधा न आए। बिहार में विभागीय पुनर्गठन के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को शहरी विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं दिलीप जायसवाल को सड़क निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मिलावटी अथवा नकली खाद बेचने वालों और खाद की कालाबाजारी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ रासुका के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि राज्य फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण निवेश के लिए एक शीर्ष स्थान बनने को तैयार। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजूदर सिंह सिरसा ने कहा है कि 18 दिसंबर से ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा जिनके पास उचित प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है। दिल्ली में निर्माण सामग्री लाने वाले ट्रकों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन और जल संरक्षण अभियान के तहत अब तक देश में लगभग 35 लाख जल संरक्षण संरचनाएं निर्मित की जा चुकी हैं। सीआर पाटिल ने कहा कि नमामि गंगे केवल एक योजना नहीं है बल्कि मां गंगा के प्रति हमारी जिम्मेदारी का संकल्प है। वर्ष 2025 में अब तक 39 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे कुल पूर्ण परियोजनाओं की संख्या 344 हो गई है। ईडी ने फर्जी पासपोर्ट मामले में पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में इंदुभूषण हलदार सहित 5 आरोपियों के नाम शामिल हैं। ईडी ने बताया कि ये चार्जशीट 11 दिसंबर को कोलकाता स्थित विचार भवन के विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश की गई। अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया। ईडी ने पर्यावरण अपराध से संबंधित धन शोधन की जांच के सिलसिले में मालब्रोस इंटरनेशनल, गौतम मल्होत्रा और अन्य के खिलाफ जालंधर स्थित पीएमएलए विशेष न्यायालय में अभियोग दायर किया। एनआईए ने पट्टाले मक्कल काची के दिवंगत पदाधिकारी रामलिंगम के 2019 के हत्याकांड में शामिल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने यात्रा प्लेटफॉर्म बुकिंग.com की नकल करके ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर मुख्य आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। और आपको बता दें, ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का उत्साह जन जन के बीच है। जी हां, राजधानी मस्कट से स्कूली बच्चों ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री के अभिनंदन का संदेश भेजा है। Prime Minister Narendra Modi ji, we warmly welcome you to Oman. I don't think I've seen a more humble leader than him. He would love to talk to all of us and enlighten us about our future, as we are the future of our country. मोदी जी, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। वेलकम टू ओमान। अपने ग्रेट लीडर, विजनरी लीडर यहाँ आ रहे हैं। मोदी जी का जो इंतजार हो रहा है, पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड। उनके संसदीय क्षेत्र बनारस से मैं हूँ, हमारे लिए एकदम सौभाग्य की बात। और वे मस्कत आ रहे हैं, ओमान आ रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या है, हमारा अहोभाग्य।
I've seen many of his talks, many of how his interaction with the students, with others. Like, it makes me feel so much inspired because such a great leader and one of the top leaders in the world. Such an aspiring leader who has inspired all of us. हम सब बहुत खुश हैं और अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि वो ओमान मस्कट में आ रहे हैं और हम लोगों से मिलेंगे। We are all very elated to know that Prime Minister Modi is visiting Oman. तो देखा आपने ओमान मस्कट में कितनी बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ही कुछ ऐसी है कि लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी रहेगा। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। के बाद स्वागत है एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। गुजरात के अमरेली में एक कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। गोवा स्थित INS हंसा में MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों से लैस नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 335 को आज कमीशन किया जाएगा और इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। तेलंगाना के संगठित क्षेत्र के श्रमिकों कार्मिकों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने रंगारेड्डी जिले में शमशाबाद के पास 100 बेड वाले अस्पताल की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों तेलंगाना और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ एक इलाकों में बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में भी घना कोहरा छाए रहने की आशंका। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई है। पंजाब के अमृतसर में घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर और पूर्वी भारत के कई एक हिस्सों में घने कोहरे को देखते हुए इंडिगो एयरलाइन ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइन ने कहा है कि लो विजिबिलिटी के कारण कुछ फ्लाइट्स में देरी या बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग ने केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की आशंका व्यक्त की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की तरफ से नेतन्याहू को शुभकामनाएं दी गई हैं। दोनों पक्षों ने प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, कौशल और प्रतिभा, संपर्क तथा सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के वित्त और उद्योग मंत्री के साथ भी बैठक की। दोनों नेताओं ने निवेश और नवाचार सहयोग पर विचार विमर्श किया। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस ने 2019 से अब तक 7.5 करोड़ यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया है। वर्तमान में देश के 274 जिलों में 164 सेवाएं संचालित। दिल्ली, वाराणसी और श्रीनगर, कटरा जैसे मार्गों पर यह सेवा तीर्थयात्रियों के लिए वरदान साबित हुई है, जिससे पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को व्यापक बढ़ावा मिला है।
केंद्र सरकार REPM के विनिर्माण की प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना का मकसद चीन पर निर्भरता कम करना और इलेक्ट्रिक वाहन, EV, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैमानिकी और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना। RBI ने नासिक जिले में स्थित लोकनेते आदि क्षीरसागर सहकारी बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। बैंक में हुए कुछ घटनाक्रमों के चलते गंभीर पर्यवेक्षण संबंधी चिंताओं के कारण RBI ने जमा निकासी पर रोक सहित कई पाबंदियां लगाई हैं। मैग्नेट वाइंडिंग वायर बनाने वाली कंपनी KSH इंटरनेशनल लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO को शेयर बिक्री के पहले दिन मंगलवार को 15% अभिदान मिला। कंपनी का 710 करोड़ रुपए का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश 18 दिसंबर को समाप्त होगा। ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट के IPO को अंतिम दिन जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और ये संस्थागत निवेशकों की मांग के चलते 39.17 गुना सब्सक्राइब हुआ। एप्लीकेशन आधारित इलेक्ट्रिक कैब सेवा प्रदाता अवेरा कैब्स अपने परिचालन का विस्तार करेगी। कंपनी ने बताया कि वो 4000 इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े को अपने प्लेटफॉर्म में शामिल करने की योजना बना रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के शासन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की पूर्ण नाकेबंदी का आदेश दिया। नाकेबंदी की घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है। वहीं राष्ट्रपति मादुरो ने अमेरिका पर तेल संसाधनों पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के जरिए फेंटेनाइल को जनसंहार का हथियार घोषित किया, जिससे पेंटागन और खुफिया एजेंसियों को ड्रग तस्करों के खिलाफ व्यापक अधिकार मिलेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि इस नए आदेश का इस्तेमाल वेनेजुएला की मादुरो सरकार पर दबाव के लिए किया जा सकता है। प्रशासन इसे अब एक सैन्य खतरे के रूप में देख रहा है। ट्रंप प्रशासन ने पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने के लिए कैरेबियन में सैन्य उपस्थिति बढ़ा दिया और ड्रग कार्टेल के खिलाफ कई हवाई हमले किए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कराकस में नो वॉर येस पीस गीत का रॉक संस्करण जारी किया, जिसे उन्होंने देश की शांति की अपील का प्रतीक बताया। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी गोलीबारी मामले में प्रोविडेंस पुलिस ने संदिग्ध का नया वीडियो जारी किया और स्थानीय निवासियों से अपने CCTV फुटेज जांचने की अपील की। गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। जांच एजेंसियों ने बताया कि संदिग्ध की पहचान अभी नहीं हो पाई है और उसकी तलाश जारी है। अर्जेंटीना में ओपस डेई के 43 पीड़ितों ने न्याय प्रणाली से मानव तस्करी और दास्ता के मामले में कार्रवाई तेज करने की मांग की है, जिसमें संगठन के प्रमुख भी आरोपी हैं। ब्यूनस आयर्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई देशों के पीड़ितों ने अपनी आप बीती साझा की और वेटिकन तथा पोप लियो से इस मामले में ठोस कार्रवाई की उम्मीद जताई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स पर पूर्ण भरोसा जताया। हाल ही में वाइल्स ने एक साक्षात्कार में प्रशासन को लेकर कई टिप्पणियां की थी। लॉस एंजलिस अभियोजकों ने हॉलीवुड फिल्म निर्माता रॉब रिनर और उनकी पत्नी की हत्या के आरोप में उनके बेटे निक रिनर पर हत्या का मामला दर्ज करने की पुष्टि की है। जिला अटॉर्नी ने बताया कि इस जघन्य अपराध में चाकू का इस्तेमाल किया गया था। दोषी पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड की सजा हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने पुष्टि की है कि बॉडी बीच गोलीबारी के जीवित संदिग्ध के कोमा से बाहर आने के बाद उस पर कुछ ही घंटों में औपचारिक आरोप तय किए जाएंगे। सिडनी हमले में मारे गए रबी एली श्लेंजर सहित अन्य पीड़ितों का अंतिम संस्कार आज शुरू हो गया है। पुलिस संदिग्ध से पूछताछ की तैयारी कर रही है। पेरू के लीमा में सुरक्षा एजेंसियों ने 8.8 टन अवैध मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। इस विशेष अभियान का निरीक्षण देश के गृह मंत्री विंसेंट तिबर्सियो ने किया। पेरू के गृह मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक कुल 55.6 टन ड्रग्स नष्ट की जा चुकी है। इस कार्रवाई में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी सहयोग किया है। यूरोप ने यूक्रेन को हुए युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए हेग में अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया, जिस पर 34 यूरोपीय देशों ने हस्ताक्षर किए। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन युद्ध को तत्काल समाप्त करने की वकालत करते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति प्रयासों से पीछे नहीं हटना चाहिए।
बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन संघर्ष को न रोकने पर यह विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। उन्होंने हत्याएं रोककर बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला आज लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। दक्षिण अफ्रीका टीम की कोशिश मुकाबला जीतकर सीरीज बराबर करने की होगी। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। आईपीएल ऑक्शन में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। श्रीलंका के स्लिंग बॉलिंग आर्म एक्शन पेसर मिथुन शाह पथिराना को ऑक्शन में मोटी रकम मिली। 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस वाले मिथुन शाह पथिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा। उत्तर प्रदेश के अनकैप्ड स्पिनर प्रशांत वीर को आईपीएल नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा। 20 साल के ऑलराउंडर प्रशांत वीर संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी। एक अन्य अनकैप्ड युवा क्रिकेटर कार्तिक शर्मा भी बेस प्राइस से काफी ऊंची बोली में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े। कार्तिक शर्मा को टीम में शामिल करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपए खर्च किए। जम्मू कश्मीर के 29 साल के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई। ये उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपए से 28 गुना ज्यादा रकम। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वेंकटेश अय्यर को अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई है। आरसीबी ने वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में खरीदा। पिछले सत्र में वेंकटेश कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का अहम हिस्सा थे। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 ऑक्शन का पहला प्लेयर डेविड मिलर के रूप में खरीदा है। दिल्ली ने मिलर को 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर टीम में शामिल किया। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन में मोटी रकम हासिल हुई है। रवि बिश्नोई को 7.2 करोड़ में राजस्थान की टीम ने खरीदा। अभिज्ञान कुंडू के रिकॉर्ड रन नाबाद 209 रन की मदद से भारत ने अंडर 19 एशिया कप में मलेशिया को 315 रन से हराया। रनों के अंतर से युवा वनडे में भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत। अभिज्ञान कुंडू युवा वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। 17 साल के कुंडू ने अपनी पारी में 125 गेंदों पर 17 चौके और 9 छक्के लगाए। झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। झारखंड ने सुपर लीग ग्रुप ए में शीर्ष पर रहते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल में हरियाणा से सामना होगा। भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले, जवाहरलाल श्रीनाथ और सुनील जोशी को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा गठित क्रिकेट सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। अनुभवी प्रशासक जयश्री दुरैस्वामी भी सीएससी का हिस्सा है। एशेज सीरीज तीसरा टेस्ट आज से एडिलेड में शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। स्टीव स्मिथ के स्थान पर उस्मान ख्वाजा को टीम में शामिल किया गया। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को आज से शुरू होने वाले BWF विश्व टूर फाइनल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ग्रुप ऑफ डेथ में सात्विक चिराग को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। पुणे में 19 से 23 जनवरी तक होने वाले ग्रैंड टूर 2026 की ट्रॉफी का अनावरण राजधानी दिल्ली में हुआ। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा मौजूद रही। पेरिस सेंट जर्मेन और फ्रांस के फॉरवर्ड ओस्मान डेम्बले को पुरुष वर्ग में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। 28 वर्षीय डेम्बले ने 2024-25 सीजन में पीएसजी को 4 खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। डेम्बले ने इस प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार की दौड़ में बार्सिलोना के लामिन यामाल और रियल मैड्रिड के किलियन एम्बापे को पीछे छोड़ा। यह पुरस्कार अगस्त 2024 से अगस्त 2025 के बीच प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। स्पेन और बार्सिलोना की स्टार खिलाड़ी एताना बोनमाटी को महिला वर्ग में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। बोनमाटी को लगातार तीसरे सीजन के लिए फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।